हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2021 के संबंध में। आप सबको पता है हाई कोर्ट में एलडीसी की भर्ती है जिसका पेपर जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जो मॉडल पेपर है वो प्रथम आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम 1 से 150 तक के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इनमें हिंदी के 50, अंग्रेजी के 50 और जीके के 50 प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये पूर्ण व्याख्या सहित है वो प्रश्न बताए जाएंगे आपको। दोस्तों, ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करें आज का ये पेपर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति शब्द का शब्द उदाहरण है विसर्ग संधि, स्वर संधि, अयादि संधि, गुण संधि। तो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है वन है जोड़ पति। तो विसर्ग, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों, और विसर्ग का इसमें स बनता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है सर्वोत्तम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक होती है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर जोड़ स्वर, स्वर में स्वर का मतलब योग होता है, तो वह स्वर संधि होती है। नंबर 2 होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में दोस्तों आपके व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है और व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है। और एक होती है विसर्ग संधि, जिसमें दोस्तों विसर्ग है वो संधि से पहले होता है दोस्तों। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में विसर्ग संधि होगी। नंबर 2 सर्वोत्तम। सर्वोत्तम शब्द का संधि विच्छेद होगा सर्व जोड़ उत्तम। नंबर 1 है ऑप्शन नंबर हमारा, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसमें सर्वोत्तम में ए जोड़ उ, दोस्तों ओ बन रहा है, मतलब इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। तो दोस्तों, जहां ए जोड़ उ आ जाए या ए जोड़ ई आ जाए, तो दोस्तों इन दोनों में ही गुण संधि होती है। ई आ जाएगा तो ए बन जाएगा और उ आ जाएगा तो ओ बन जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें कौन सी संधि है, सर्व जोड़ उत्तम में गुण संधि है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, सर्व जोड़ उत्तम। अगले प्रश्न की बात करें, नीरुज। नी जोड़ उज, नीरुज शब्द का संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसमें आपके विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। इसमें नी विसर्ग है दोस्तों, ये प्रत्यय के रूप में इसमें जुड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कवि इच्छा। कवि जोड़ इच्छा शब्द की उचित संधि का विकल्प होगा। दोस्तों, इसमें छोटी कवि में ई है और सामने भी ई है, तो दोस्तों ई जोड़ ई बड़ी ई हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कवि जोड़ इच्छा में कविच्छा ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि है, मतलब दीर्घीकरण हो रहा है। जैसे ए जोड़ ए होता है तो आ बनता है, उसी प्रकार ई जोड़ ई से बड़ी ई और ऊ जोड़ ऊ से बड़ा ऊ बनता है। तो इनमें सब में क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, तन में का सही संधि विच्छेद होगा। जो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें तत् उपसर्ग होता है, वो तत् जो तय हलंत है, इसका दोस्तों संधि के बाद में न मतलब पंचम वर्ण में इसका रूप बदल जाता है। तो दोस्तों तत् जोड़ में, प्रश्न संख्या 5 में उत्तर हो जाएगा सी, तत् जोड़ में, तन में। तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण है। सबसे पहले दोस्तों, कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है, मैं आपको बताऊं। जो समास 6 समास होते हैं उनमें सबसे पहला समास होता है दोस्तों आपके तत्पुरुष। तत्पुरुष में दोस्तों आपके कारक चिन्ह छिपे होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपादान में, पर अधिक, जो जो भी होते हैं ये कारक चिन्ह उसमें छिपे रहते हैं। नंबर 2 होता है दोस्तों आपके जैसे द्विगु समास है, तो द्विगु समास में हमेशा दोस्तों गणना के पद आते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको दोपहर, तो दोपहर में 2 आ रहा है, तो इस प्रकार जो गणनीय पद है, संख्यात्मक जो पद किसी नाम में आए, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है द्विगु समास। नंबर 1 बात करें कर्मधारय की, तो दोस्तों कर्मधारय में क्या होता है, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण होता है जो कि विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिसमें कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण पूछा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा महाकाल है वो सही हो जाएगा। महान है जो काल, तो दोस्तों यह काल है विशेष है, और महान ये शब्द इस काल की विशेषता बता रहा है कि काल क्या है, महान है। तो दोस्तों जहां विशेषण और विशेष्य हो, मतलब किसी की विशेषता बताई जा रही हो, गुण बताया जा रहा हो, तो दोस्तों वहां क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। आगे बात करें दोस्तों, ये जो धनंजय है, धनंजय दोस्तों आपके धनंजय इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस अर्जुन को कहते हैं बेरहम, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों अव्ययी भाव समास में दोस्तों जो पहला शब्द होता है उसका व्यय नहीं होता, जैसे आ, नी, प्रथा, प्रति,
तो दोस्तों जो ये शब्द है इनसे ये अव्ययीभाव समास शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में हो जाएगा बिना प्रयास के। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न के इसका जो समास विग्रह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसमें सही हो जाएगा, मतलब बिना प्रयास के। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें देखो, बारहसिंगा, बारह सींग है जिसके, वह जानवर कौन सा होता है दोस्तों? हिरण है। तो दोस्तों जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि मुरलीधर, तो दोस्तों आप सबको पता है मुरलीधर शब्द में कृष्ण का नाम आया नहीं है, लेकिन मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, कौन करता है? कृष्ण भगवान। तो दोस्तों इसमें कृष्ण है वो तीसरा पक्ष है, तो जहां तीसरा या अन्य पक्ष प्रधान होता है वहां बहुब्री समास होता है। उसी प्रकार इस प्रश्न में भी बहुब्री समास हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 12 सींग वाला हिरण, 12 सींग है जिसके, वह हिरण, उसकी बात हो रही है दोस्तों। इसके बाद द्विगु में गणना पद आते हैं, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 है, यथामति शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों मत यथामति है, तो दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास की एक पहचान होती है कि इसके जो आपके समास होते हैं उनकी शुरुआत दोस्तों जैसे यथा, प्रति, आ, हर, नी, बे, इन शब्दों से होती है। दोबारा बोलता हूं मैं सर दोस्तों, यथा, प्रति, आ, हर, नी, बे, इन शब्दों से दोस्तों इस समास की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इसमें यथामति का मतलब है मति के अनुसार। तो दोस्तों यथा से शुरू है तो आप आंख मीच कर दोस्तों अव्ययीभाव समास इसमें कर सकते हैं। यथा, प्रति, आ, हर, नी, बे, इन शब्दों से अगर शुरू होता है तो दोस्तों आप इसमें अव्ययीभाव समास कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रम में सुमेल नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है? कनकटा नंबर 1 है, कनकटा। तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास लिखा गया है। द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व में और, अथवा, या ऐसे शब्द आते हैं। कान या कटावा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपके अव्ययीभाव समास है, लेकिन यहाँ द्वंद्व समास लिखा गया है, यही गलत सही हो जाएगा। चक्र पाणी बहुब्री समास होता है, बिल्कुल चक्र है पाणी जिसके, मतलब हाथ में चक्र है जिसके, तो दोस्तों इसमें बहुब्री समास है। दोपहर द्विगु समास, गणना पद आ रहा, कर्म निपुण, कर्म में निपुण, ये तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कनकटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक बन जाता है? तो सहचर मतलब साथ में चलने वाला, आपको सेवक बनाना है उसका अर्थ। सहचर, सहचर यानी सह विचरण करने वाला। गुप्तचर जो गुप्त रूप से विचरण करता है। उपचर, उपचर यानी साथ में या बगल में जो होता है। अनुचर, अनुचर यानी दोस्तों क्या होता है? सेवक होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, कौन से शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अभाव, अयाल, अनाथ, अकाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अयाल, और बाकी सब में दोस्तों भाव, अभाव, नाथ, अनाथ, काज, अकाज। तो दोस्तों ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, विश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ उल्टा हो जाए? विश्वास का उल्टा अविश्वास होगा, तो सीधी सी बात है इसमें अ उपसर्ग आपको लगाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, किस शब्द में तन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपको यह बताना है। वेतन, प्रयतन, पुरातन और पतन। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें जो आपके पुरातन शब्द है इसमें तन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी जो शब्द है वो मूल शब्द है। इसमें प्रयत्न, जैसे प्रयतन है इसमें दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन परि जोड़ अतन, प्रयतन, इसमें यह हो जाएगा। इसमें परि जो उपसर्ग है ये लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का पुरातन है, पुरातन में दोस्तों आपके तन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है हमारा, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चढ़ाई, सफाई, ऊंचाई, मिठाई। तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, इसमें चढ़ाई में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16 है, स्वस्थ में प्रत्यय है। स्वस्थ शब्द है, इसमें प्रत्यय, प्रत्यय शब्द होता है जो दोस्तों किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, और उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वस्थ। आपके स्वस्थ में कौन सा प्रत्यय है? स्थायी प्रत्यय है। तो दोस्तों आगे बात करें, प्रश्न संख्या 17 है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती, बहुतायत। तो दोस्तों इसमें आपका प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें भाववाचक टोपी वाला ये दोस्तों भाव नहीं है।
तो मर्दानगी है, बपोती है, बहुतायत है। तो दोस्तों बपोती यानी तो बड़प्पन दोस्तों। तो ये सब क्या है, हमारे भाव है दोस्तों। तो ये भाव मन से उमड़ते हैं या मन में होते हैं। तो दोस्तों टोपी वाला, ये तो सीधा सा फैक्ट है कि टोपी वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार इसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है टोपी वाला। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु, सुधांशु, अंबु, सोम। तो दोस्तों आप सबको पता है चांद का पर्यायवाची अंबु नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंबु किसे कहते हैं? जल को। ये जल का पर्यायवाची है, बल्कि बाकी सभी हिमांशु, सुधांशु, हिम है अंशु जिसकी। इसमें दोस्तों हिमांशु में आप बहुब्री समास भी कर सकते हैं, सुधा है अंशु जिसकी। तो दोस्तों इस प्रकार इनका इसमें समास भी है। तो ये सभी चांद के पर्यायवाची है। तो इसमें चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंबु। अंबु यानी होता है जल। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, यम का पर्यायवाची शब्द होता है याग, कार्मुक, अंतक, यज्ञ। तो दोस्तों यम का पर्यायवाची शब्द होता है अंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची है? चंचरी क्रमेल के ऊंट हो गया, मधुप भोंरा हो गया, गलत हो जाएगा। सरवरी, क्षपा, संपी, तमी, ये भी नहीं होगा। शस्त्राक्ष, मध्वा, विडोजा, पर्वतारी, सर, नाराज, विशिक, करेट। तो दोस्तों इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। सहस्त्राक्ष मतलब 1000 अक्षी आंखें हैं जिसके। दोस्तों इंद्र की बात हो रही है, मध्वा यानी इंद्र, और विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। पर्वतारी पर्वत का शत्रु है जो। दोस्तों इंद्र ने एक बार क्या है, पर्वत की जड़ों को उखाड़ दिया था, तो दोस्तों उसको पर्वतारी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी शब्द पर्यायवाची कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, ढीठ का विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों इसमें नम्र, विनीत, दृष्ट। दृष्ट तो इसका ही अर्थ हो गया, नम्र भी इसी अर्थ में है, लेकिन इसका जो सही करेक्ट है उत्तर है दोस्तों ये विनीत हो जाएगा। ढीठ यानी होता है दोस्तों उद्दंड व्यक्ति या कठोर व्यक्ति, और एक होता है इसका उल्टा विनीत व्यक्ति। नंबर प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों हमारे सामने, कि निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? दृग, कुमुद, अक्षी, लोचन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कुमुद। कुमुद कहते हैं दोस्तों श्वेत कमल को। कमल का फूल होता है उसे कहते हैं दोस्तों कुमुद। प्रश्न संख्या 23 है का विलोम शब्द होगा। हम कहते हैं है दृष्टि से देखना, मतलब गलत नजर से देखना, या तुच्छ या जो त्याग्य होता है ही होता है जो, मतलब जिसे हम त्यागने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा ग्राह्य। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों है यानी होता है तुच्छ या अग्राह्य या त्यागने योग्य। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों हमारा, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों में से असत्य विकल्प को छांटिए। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, आपको अनेकार्थक शब्दों में से असत्य विकल्प को छांटना है। तो आत्मा, आत्मा को बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्म, देही, पुत्र। दोस्तों सभी ये सही है। इसके असत्य कथन को छाड़ना ये बिल्कुल सही है, इससे नहीं होगा। उत्तर यानी जवाब, बदला, पश्चात, उत्तर दिशा, पत्थर। दोस्तों ये भी सही है। कनक, कनक यानी सोना, धतूरा, गेहूं, पतास। दोस्तों ये नहीं होगा। वृक्ष, ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द पूछे हैं कि शब्द के अनेकार्थक शब्द है वो असत्य हैं, तो ये हो जाएगा छंद, छंद, वेद, जल, रंग, अभिप्राय, एकांत। ये भी इसके अनेकार्थक शब्दों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों सर, सर यानी तालाब, पराजित, सिर। दोस्तों आपको अनुपयुक्त मतलब गलत को बताना है, तो ये आपके सर यानी तालाब, पराजित, सिर सही हो जाएगा। और रस, पारा, सत्य, मेल, ये भी सही है। शेष, सीमा, अंत, सर्प, ये भी सही है। अनंत, विष्णु, शंख, स्फटिक। दोस्तों इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 26, आपको इनमें से सही शब्द बताना है। शक्ल का शब्द का अर्थ है इनमें से कौन सा है? शुद्ध, रंग, आकृति और बल। तो दोस्तों शक्ल यानी आकृति होता है। नंबर 27 प्रश्न है प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय का अर्थ कौन सा है? विश्वास, स्वभाव, चमक, बाण। तो दोस्तों इसमें प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा विश्वास। प्रश्न संख्या हमारा 28 है, किस क्रमांक में पट और पट शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? तो दोस्तों आप सबको पता है पहले पट है, तो इस पट का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? कप। इस पट का मतलब पट कर दो, हम कहते हैं पट कर दे, मतलब उल्टा पटक दे या उल्टा कर दे। और दूसरा पट यानी होता है दोस्तों कपड़ा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है उल्टा और कपड़ा। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 है,
जिला और जीला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये जो जिला है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब आपके वो क्या कहते हैं, जिला, जैसे जिला नागौर है, जिला राजस्थान के जो 33 जिले, इन जिला को कहते हैं दोस्तों। तो ये इसे हम कह सकते हैं एक तरह से मंडल। तो दोस्तों मंडल कह सकते हैं, मंडल हो जाएगा। और जो ये जिला है इसका मतलब ये झीना, आप कहवा ना झीना, झीना जो झीणु हुआ मारवाड़ी में कहवा झीणा, मतलब जिसके अंदर से आसानी से देख पाते हैं, तो उसे कहते हैं झीना। तो ये जिला, बड़ा जिला है उसे दोस्तों झीना कहते हैं, और जो छोटा जिला है उसे मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपके नंबर 3 हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, कौन सा क्रमांक ठीक नहीं है? प्रदीप यानी दीपक सही है, प्रतीप यानी उल्टा ये भी सही है, प्रसाद, प्रसाद यानी दोस्तों कृपा सही है बिल्कुल, प्रसाद यानी महल ये भी सही है। और दोस्तों अगला बात करें, धनी, धनी यानी धनवान, धनी यानी पति ये भी सही है। दसन, दसन दांत से काटना, दंसन यानी दांत, ये दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, डी है ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है प्रश्न संख्या 31, तोस और तोस समश्रुत शब्दों का क्रम से सही अर्थ किस क्रम में है? तो दोस्तों इसमें तोस जो है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा मतलब हिंसा, तोष यानी हिंसा हो जाएगा, और दूसरा तोष है इसका हो जाएगा संतोष। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 है, सोम व सौम्य शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों सोम, सोम आप सबको पता है सोम यानी होता है अमृत, और सौम्य यानी होता है सरल स्वभाव का। तो दोस्तों डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो दोस्तों जुखाम, जुखाम नहीं होगा, जुकाम होगा। तूफान, तूफान में तू बड़ा होता है। दिवाली, देहिक, देही में दो मात्रा आएगी। द्वंद्व ये भी गलत है, और ये भी गलत है। द्वंद्व में दोस्तों ये भी द्वंद्व गलत है। तो कांच और किरीट दोस्तों ये दोनों ही सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 34 है, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना आपको दोस्तों, झूठ, तस्करी, गृहिणी, गुरु, क्षण, ज्येष्ठ, आढ़त और ईर्ष्या। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका जो गृहिणी शब्द है ये गलत है, यहाँ गृहिणी आता, ही आएगा, है नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके अलावा गुरु शब्द है वो सही है, लेकिन गृहिणी शब्द गलत है, गृहिणी आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाएं। सूची पत्र, इसमें सूची आपके दोस्तों बड़ी, ची बड़ी आएगी, सू भी बड़ा आएगा, ची भी बड़ी आएगी। सृष्टा, सन्यासी, सिपाही, दोस्तों सृष्टा ठा आएगा, और सन्यासी में सत जोड़ न्यासी, यहाँ द नो आएंगे, जो न है आधे दो न आते हैं, यहाँ एक ही आया हुआ है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है सिपाही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 36 है हमारा, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार उसकी आंखों से। दोस्तों यहाँ गलती है, तो ये वचन से संबंधित हो गई, मतलब एक वचन या बहुवचन। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने, वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, अनु को काट कर अमरूद खिलाओ। दोस्तों अनु को काट कर नहीं, काट कर अमरूद को काट कर अनु को खिलाओ, ये हो जाता है यहाँ। तो यह हो जाता अनु को अमरूद काट कर खिलाओ, तो यहाँ अनु को काट कर ये गलत हो रहा है, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। मैंने पुराना मकान बेच दिया है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, या तुमसे अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, तुम्हारे चश्मे से अच्छा ये होता। बादल छाने पर मन खुश हो जाता है, ये ठीक है। हम हमारी पुस्तकें में, हमारी मतलब खुद की पुस्तकें, वैसे मतलब अपनी बनाई हुई थोड़ी है दोस्तों, ये हमारे पब्लिकेशन की या हमारे अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ये सा हो जाता, हमारी पुस्तकें नहीं होगा यहाँ। भीड़ में 4 बीकानेर के व्यक्ति, 4 नहीं बीकानेर के 4 व्यक्ति होता, तो ये भी दोस्तों गलत है। तो दोस्तों शुद्ध पूछा है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बादल छाने पर मन खुश हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला है 39 नंबर, एक एक करके सब मर गए शुद्ध वाक्य होगा। दोस्तों एक एक करके सब मर गए, दोस्तों ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके एक एक करके सभी मर गए, सब नहीं, ये दोस्तों जो सब शब्द आया है ये सब की जगह सभी आ जाएगा, और सब सही है, एक एक करके सभी मर गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 है हमारा, इसमें दोस्तों वाच्य आए हैं,
मैं आपको बता दूं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 40 नंबर में अधिक ठंडा पेय नहीं पिया जा सकेगा, वाक्य में वाच्य है। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, जिसमें दोस्तों जो क्रिया का प्रभाव है कर्ता पर पड़े तो कर्तृवाच्य कहलाता है, और क्रिया का प्रभाव तो दोस्तों कर्म पर पड़े तो कर्मवाच्य, और भाव पर पड़े तो भाववाच्य। तो दोस्तों इसमें कर्तृ, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके सामने एक शब्द आ जाए कि सीता ने पत्थर लिखा, सीता ने पत्थर लिखा, सीता इसमें करता है पत्थर लिखा, तो इसमें पत्र को हम चेंज करते हैं पुस्तक में। सीता ने पुस्तक लिखी। अब देखो पत्थर लिखा, पुस्तक लिखी, तो ये जो क्रिया है लिखना, लिखा लिखी, ये पत्र या पुस्तक के चेंज होने से बदल रहा है, तो मतलब इसमें जो कर्म है ये प्रधान है। तो सीता ने पत्थर लिखा, इसमें कर्मवाच्य होगा। एक शब्द में आपको बताऊं, सीता पुस्तक पढ़ती है या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो दोस्तों इसमें देखो हम कर्ता को चेंज करते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पढ़ता आ रहा है, और पुस्तक को हम वहीं रखें, लेकिन मैं की जगह में किसी दूसरे व्यक्ति को लूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो सीता पुस्तक पढ़ती है, ताकाती हो गया। हमने चेंज किसको किया? कर्ता को, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। और जो भाववाच्य होता है, इसमें दोस्तों नकारात्मक भाव होता है या नहीं करने के जो भाव होते हैं वो इसमें रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 40 है, इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या दोस्तों 40 है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य नहीं है। कर्तृवाच्य से मैंने अभी बताया था कि कर्तृवाच्य, तो दोस्तों औरतें नृत्य कर रही है, यहां मैं आपको बताऊं कि लड़की नाटक देख रही है, मैं पत्थर लिखता हूं, उससे बैठा नहीं जाता। तो दोस्तों जितनी भी अकर्मक क्रियाएं होती है वो कर्तृवाच्य नहीं होती। तो दोस्तों इसमें ये बैठना एक अकर्मक क्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपके दोस्तों ये आपके अकर्मक क्रियाएं हैं वो कर्तृवाच्य में नहीं आएगी। कर्तृवाच्य में दोस्तों हमेशा जो सकर्मक क्रियाएं होती है वो आती है। तो दोस्तों इसमें इसके अलावा बात करें, इसके अलावा जो दोस्तों कर्तृवाच्य की पहचान है, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि औरतें नृत्य कर रही है, तो इसमें दोस्तों ये औरत शब्द है ये प्रधान है, इसलिए कर्तृवाच्य है। कैसे? औरतें नृत्य कर रही है, मैं इसको बदलूं कि राम नृत्य कर रहा है, तो दोस्तों रही है की जगह देखो रहा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसमें जो ये करता है वो प्रधान है। इसके बाद लड़की नाटक देख रही है, मैं कहूं लड़की नाटक देख रही है, तो लड़का नाटक देख रहा है, जैसे देख दोस्तों कर्ता को चेंज किया तो यहां भी परिवर्तन होता है दोस्तों। इस प्रकार इसमें भी कर्तृवाच्य हो गया। मैं पत्थर लिखता हूं, मैं इसमें मतलब कर्ता को चेंज करूं, सीता पत्थर लिखती है, तो दोस्तों लिखता की जगह लिखती आ रही है, तो दोस्तों इसमें देखो इसमें भी कर्ता है प्रधान है। तो दोस्तों जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तृवाच्य होता है। लेकिन दोस्तों इस यहां मैं बात करूं कि उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता से बैठा नहीं जाता, छात्रों से बैठा नहीं जाता, दोस्तों यहां देखो कर्ता नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों कर्ता के बदलने से दोस्तों इसमें क्रिया में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो दोस्तों इसमें कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों आपका प्रोत्साहन है वो हमारी आगे की क्लास को और भी बहुत ही रोचक बनाएगा, ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वाच्य परिवर्तन के द्वारा लगभग एक ही बात को कहा जाता है। तो दोस्तों वाच्य परिवर्तन का मतलब है एक ही बात को कई तरीकों से कहा जाता है, समान रूप से, एक तरह से, दो तरह से, तो दो या दो से अधिक तरीके से हम एक बात को कह सकते हैं, इसमें यह वाच्य परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, जिसकी उपमा दी जाए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपमेय। दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। दोस्तों उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको शब्द बताऊं, नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, तो दोस्तों इसमें जो गाय है एक संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये नीला शब्द। तो दोस्तों ये जो गाय शब्द है, तो ये दोस्तों आपके इसमें जो गाय शब्द है ये उपमेय शब्द है, क्योंकि हम गाय की विशेषता बता रहे हैं। और दोस्तों जो नील शब्द है या नीली है जो गाय, तो दोस्तों ये उपमान शब्द होगा। तो दोस्तों जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह उपमेय होता है। और जो विशेषता बताएगा, जैसे बड़ा शब्द है, राम बड़ा है, तो दोस्तों राम तो उपमेय हो जाएगा और बड़ा है ये हो जाएगा आपके उपमान। तो आगे बात करें, ये कर्मधारय समास में दोस्तों होता है विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय कर्मधारय समास की विशेषता होती है, दोस्तों ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 44 है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द।
भग्नावशेष, अवशेष, खंडहर, जर्जर। तो दोस्तों भग्नावशेष है वो किसी टूटी हुई इमारत की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो कहलाता है। द्वीप दोस्तों समुद्र के अंदर होता है, महाद्वीप ये भी जल के अंदर ही होता है, चारों ओर से घिरा हुआ। अंतरीप और प्रायद्वीप ये दोस्तों तीनों ओर से तो घिरे रहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें पूछा क्या है, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो। तो दोस्तों अंतरीप है, अंतरीप और प्रायद्वीप दोनों ही पानी से तीन ओर से घिरे हुए रहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं इसका उत्तर हो जाएगा अंतरीप। लेकिन दोस्तों अंतरीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है? जो अंतरीप है वो जलीय क्षेत्र में होता है और प्रायद्वीप है वो स्थलीय क्षेत्र में होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो। तो दोस्तों अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच सौदा पक्का करता है कहलाता है। सौदागर, खरीदार, दलाल। दोस्तों जो क्रेता और विक्रेता के बीच में रहता है वह दलाल कहलाता है। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ। अरण्य होता है दोस्तों जंगल, चंद्रिका मतलब बहुत अच्छी कोई वस्तु हो। दोस्तों यहां मतलब है अरण्य चंद्रिका मतलब है जंगल में किसी कीमती वस्तु का होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है आपके निष्प्रयोजन पदार्थ, निष्फल निवेदन, अनुभवहीन, क्रोधी। निष्प्रयोजन पदार्थ दोस्तों, निष्प्रयोजन मतलब बिना काम का पदार्थ। तो दोस्तों आपके अरण्य चंद्रिका का अर्थ हो जाएगा निष्प्रयोजन पदार्थ। दोस्तों जंगल में कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो तो वो दोस्तों निष्प्रयोजन ही है, बिना काम की है, क्योंकि वह है किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो एकांत जंगल में पड़ी है, किसी को पता ही नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज जंगल में पड़ी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी पहन रखी है और फाग खेल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। दरिद्रता में आनंद। आप गरीब हैं लेकिन आनंद तो लेते हैं, बिल्कुल सही है। गाल बजाना मतलब डींग मारना भी सही है। पटरी बैठना, विचार करना, ये भी सही है। कोड़ी का तीर बहुत अच्छा होना। दोस्तों ये नहीं होता आपा मारवाड़ी में क्या ना, तीन कोड़ी को आदमी को नहीं, मतलब बहुत घटिया या बहुत तुच्छ व्यक्ति होना। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा होना बताया गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 49। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। तो दोस्तों एकदम सीधी सी बात है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन वहां है कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 50 है। यह है मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर शेख बगारना। मतलब आपकी औकात तो बहुत कम है लेकिन आप ज्यादा इतराते हैं, मतलब जब ज्यादा दिखावा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों। अब ये दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न आ गए हैं। 50% हिंदी के थे, अब 50% अंग्रेजी के हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे जो वीडियो बनाएंगे उसका निर्धारण हो सके कि आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। अगर पसंद आ रहा है तो बना दे, नहीं तो दोस्तों आगे वीडियो न बनाएं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का है, हेल्पफुल है, आपको प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, तो ही दोस्तों आगे वीडियो बनाएं। इसलिए आपका कमेंट जरूरी है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। Every day last week, my wife खालिस्तान ए प्लेट ब्रोक्ड, ब्रेकिंग, ब्रोक, ब्रोकन। तो दोस्तों प्रश्न वैसे देखा जाए तो एकदम सिंपल है। आपको पता है लास्ट वीक आ गया है, मतलब ये पास्ट सिंपल का टेंस है। एवरी डे मतलब लास्ट वीक, प्रत्येक दिन की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो जो सही आपको वर्ब काम में लेनी है, तो दोस्तों ब्रोक्ड है वो कोई होती नहीं है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो दोस्तों ये तीन वर्ब होती है। तो इसमें आपको पता है लास्ट वीक आ जाने से पास्ट सिंपल टेंस होगा। वो पास्ट सिंपल में सेकंड वर्ब है वो काम में लेते हैं, वर्ब की सेकंड वर्ब। तो दोस्तों इसमें ब्रोक है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों। द बेल खालिस्तान बिफोर आई रीच द स्कूल। दोस्तों बिफोर, जब भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो बिफोर या आफ्टर आ जाए, तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेना है, और आप अगर आफ्टर आ जाए तो आफ्टर यानी बाद में होता है, मतलब बाद में काम में लेना है। तो इसके बाद में देखो आफ्टर, बिफोर के बाद में कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो बिफोर से पहले कौन सा लेना है आपको, बिफोर से पहले दोस्तों आपको हेड रंग, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपको काम में लेना है। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों वर्ब की जो ये हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा द बेल हेड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो दोस्तों इसमें बिफोर ध्यान रखना, बिफोर यानी पहले होता है, मतलब आपको पहले कौन सा टेंस काम में लेना है,
आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर यहाँ आफ्टर आता तो दोस्तों आफ्टर के बाद में काम में लेते। दोस्तों इसमें आफ्टर या बिफोर के एक साइड में कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल होता है, और एक साइड में आपके पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पर्सन सिंह के दोस्तों 53 है ए नोटिस। दोस्तों ए नोटिस आपको ध्यान रखना है, एंड ए नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड खालिस्तान पीपुल नॉट टू गो एनी फर्दर। दोस्तों वांस, वार्निंग, वार्न, वार्न। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के समय का उल्लेख नहीं है, और जहां किसी भी प्रकार के समय का उल्लेख न हो तो दोस्तों वहां कौन सा टेंस होता है, वहां टेंस होता है दोस्तों हमेशा प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों इसके अलावा जो ए नोटिस शब्द आ गया है ये दोस्तों आपके सिंगुलर है, तो सिंगुलर में वर्ब कौन सी काम में ली जाती है दोस्तों, ये पीपुल शब्द आया है, ये प्लूरल है, लेकिन ये बाद में आया है, वर्ब है, इससे पहले वाले सब जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आती है। तो वर्ब सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है तो दोस्तों वांस आ जाएगा, वार्न केवल नहीं आएगा क्योंकि वार्न है ये प्लूरल वर्ब है, वांस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हम प्लूरल वर्ब को एस या एस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो जाएगा ए नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वांस पीपुल नॉट टू गो फर्दर एनी फर्दर। पर्सन सिंह का 54 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव नाउन यू सिंस बर्थ। मैं आपको जानता हूं कब से, आपके जन्म से। तो दोस्तों हैव नाउन आ गया है, तो हैव आपके परफेक्ट टेंस है और नाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर्सन सिंह के 54 में उत्तर सी हो जाएगा। पर्सन सिंह दोस्तों 55 है, चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। लेट्स वेट टिल ही खालिस्तान हिज वर्क। तो दोस्तों पर्सन सिंह के 55 है, इसका आपको मतलब लेट्स वेट टिल मतलब तब तक इंतजार करें जब तक वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता। तो दोस्तों ये भी आपके कौन सा टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में ही आ रहा है, तो ही मतलब सिंगुलर वर्ब आपको क्या में लेनी है, तो फिनिश नहीं आएगा, फिनिश की जगह फिनिशेस आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस है वो देखना है, मैं आपको बता देता हूँ सीधा उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा पर्सन सिंह के 56 में बी, इज देयर एनी बॉडी डॉक्टर इन योर फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहली बात है आपको इसमें एक ही चीज देखनी है कि यहां देखो, यहां जो इसका ट्रिक है ये सेंटेंस सभी में लगभग समान है। पहली बात तो ये है कि एनी बॉडी एक साथ नहीं आएगा। तो दोस्तों एनी बॉडी इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, पर्सन कोई अगर व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसका जो रिप्लाई होता है दोस्तों वो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में होता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में होता है। तो दोस्तों इज देयर एनीबॉडी डॉक्टर इन योर फैमिली, तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो दोस्तों नो, जो ये नेगेटिव सेंस नो आ रहा है इसकी वजह से ये सेंटेंस है इसमें भी दोस्तों ये नो वन आएगा, न कि सम वन आएगा। तो दोस्तों इसमें इसके अलावा जो इसकी पहचान है दोस्तों, जो देर है, देर के बाद में दोस्तों ये इसके बाद में हमेशा देर के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। तो दोस्तों इज है वो सिंगुलर है। तो दोस्तों यहां बताया गया है कि इज देयर एनीबॉडी डॉक्टर इन योर फैमिली, तो ये कहते हैं नो, देयर इज नो वन, यहां कोई नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, फाइंड द ग्रामेटिकली इंप्रूव्ड सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस है उसको काम में लेना है। तो दोस्तों द रिच इज हैप्पियर देन द पुअर, द रिच आर हैप्पियर देन पुअर, द रिच आर हैप्पियर देन द पुअर, द रिच इज हैप्पियर देन द पुअर्स। तो दोस्तों ये पुअर्स तो आएगा नहीं, बिल्कुल गलत हो गया है आपके। तो दोस्तों द रिच मतलब ये संपूर्ण जाति की ओर ये इशारा कर रहा है। तो द रिच आर यहाँ प्लूरल वर्ब है वो आया आपके आएगी, तो प्लूरल वर्ब दो में है, तो दोस्तों पहला और दूसरा, पहला और चौथा ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, दोबारा बताऊं मैं, तो यहाँ द रिच आर सेम है, हैप्पियर हैप्पियर देन, ठीक है। यहाँ दोस्तों पूर के यहाँ पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया गया है, बल्कि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल आएगा। द रीच के अगर दोस्तों बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पूर के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आई माई सेल्फ गलत हो जाएगा, आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम, आई विथ माई सेल्फ, मैं अपने साथ में, ये नहीं होगा, मैं स्वयं हो जाएगा, विथ की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, विथ और माई सेल्फ दोनों एक ही सेंस में काम आ रहे हैं। तो दोस्तों सी नहीं होगा,
ए नहीं होगा, और माई सेल्फ से दोस्तों वाक्य को स्टार्ट नहीं कर सकते हम, तो दोस्तों माई सेल्फ ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रश्न बच्चा कौन सा दोस्तों 58 नंबर में बी ऑप्शन से हो जाएगा, आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारे 59 है। इसमें दोस्तों आपको पैसिव वॉइस है वो बनाना है। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, तो दोस्तों इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो द ताजमहल ये सब में आ रहा है। इसके अलावा आपको अभी हाँ देखो ये बिल्ट, इस बिल्ट में दोस्तों आपको पता है सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल है, तो आपको इसको पास्ट प्रेजेंट की इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। तो दोस्तों इसमें द ताजमहल के बाद में, द ताजमहल के बाद में एक तो हाँ वाज इन तीनों में है दोस्तों, इन द ताजमहल वाज यहाँ तक सेम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो बिल्डेड है ये नहीं आएगा, केवल इसमें बिल्ट ही आएगा। बाय, अब आपको सब्जेक्ट को है बाय के साथ में जोड़ देना है, तो बाय शाहजहां। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। इसमें देखो बिल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये गलत हो गया, और इसमें ये भी सही हो जाता। तो प्रश्न संख्या 59 में उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है, आई मे बी अलाउड टू लाइव हियर। आपको इन एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, इसमें चेंज इनटू एक्टिव। एक्टिव और पैसिव होते हैं, तो ये पैसिव दे दिया है, आपको एक्टिव में बदलना है। तो दोस्तों इसमें है लेट मी लाइव हियर, कैन आई लाइव हियर, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइव हियर, और लेट मी लाइव हियर। तो दोस्तों इसमें एक प्रकार की जो आज्ञा मांग, आई मे बी अलाउड टू लाइव, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो ये इसमें ये है, मतलब आपसे परमिशन मांगी गई है। तो लेट मी लाइव हियर, मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो इसका आपको पैसिव बनाओगे तो इसमें हो जाएगा आई मे बी अलाउड टू लाइव हियर, मुझे मतलब क्या मुझे यहाँ रहने की जो इजाज़त है वो मिल सकती है। तो इसमें क्या नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, लेट मी लाइव हियर, इसका ऑप्शन है ए ही करेक्ट हो जाएगा, लेट मी लाइव हियर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 61 है, ही बोट न्यू स्केचरीज। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 61 को दोबारा देखते हैं, ही बोट न्यू सीजर्स। सीजर्स से होता है दोस्तों कैंची, मतलब ही बोट यानी उसने खरीदी, न्यू सीजर से नई कैंची। तो इसको दोस्तों आपको पैसिव में बदलना है। तो दोस्तों एक होता है बोट, एक होता है बाई, एक होता है ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है दोस्तों लाना, और बोट यानी होता है खरीदना। तो दोस्तों इसमें ब्रोट है, तो ये बोट को ब्रोट में कैसे बदल सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये भी ब्रोट है, ये ब्रिंग है, ये तीनों ही गलत हो गए वर्ब गलत यूज के कारण। दोस्तों यहाँ बोट एक में आया है, क्यों दोस्तों ये ब्रिंग, जो ब्रिंग शब्द है वर्ब, और ये बोट शब्द ये अलग अलग है, तो आप ब्रिंग को बोट में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोस्तों इसके अलावा बताऊं कि इसमें जो आपका ही बोट, इसमें कौन सा टेंस है दोस्तों, आपके पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल को दोस्तों हम इसमें जो इसके अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी दोस्तों सेंस यहाँ लाते हैं, वर्ब आपको काम में, सॉरी यहाँ वर्ब आपको काम में लेनी है, वर्ब को वैसे का वैसे रख देना है, बाई हिम। तो दोस्तों ही है, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 62 है, हॉट स्टार विल ब्रॉडकास्ट आईपीएल फाइनल चेंज इनटू पैसिव। दोस्तों इसमें ब्रॉडकास्ट की स्पेलिंग भी थोड़ी सी गलत है, आपको देखना होगा, इसको सही करके देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईपीएल फाइनल विल बी ब्रॉडकास्ट बाय हॉट स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 63 है, द गुरु सेड टाइम इज मनी। दोस्तों ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों, टाइम इज मनी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों। अगर आप कभी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में काम में लेते हैं इसको, तो दोस्तों ये वैसा का वैसा ही रहता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें आप सबको पता होगा किस प्रकार इसको चेंज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो डेट कंजक्शन लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों द गुरु टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड, सेड, दैट, टाइम वाज, ये वाज की वजह से गलत हो गया, और इसमें यह टोल्ड नहीं आएगा, द गुरु सेड दैट टाइम इज मनी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपके यूनिवर्सल ट्रुथ है। प्रश्न संख्या 64 है, सीता सेड टू हर मदर हाउ आर यू। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें देखना है। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सीता आस्क्ड हर मदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीता आस्क्ड हर मदर हाउ सी वाज। तो दोस्तों इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, सीता सेड टू हर मदर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सीता आस्क्ड हर मदर हाउ आर यू, दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह को हटाना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले काम में लेना है। तो हाउ आ गया, हाउ, ये आपका यू ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, सॉरी, तो सब्जेक्ट है, ये यू है, दोस्तों यहाँ इसमें हर मदर की ओर से ये होगा, तो दोस्तों यू है सेकंड पर्सन के हिसाब से।
दोस्तों चेंज होता है। तो इसमें हर मदर है, हर मदर के कारण दोस्तों यहाँ यू का सी आ गया, और ये आर है, ये दोस्तों ये प्रेजेंट का है, तो पास्ट में वाज आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हाउ सी वाज इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है दोस्तों। माई माई फादर सेड बीनी डू एज आई से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, माई फादर आस्क्ड बिनी टू डू एज ही सेड। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, एकदम सिंपल है, 5 दोस्तों आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ 5 आ गया है तो दोस्तों आपको एक ही बात ध्यान रखनी, 5 जहां आ जाए तो दोस्तों उस वाक्य को आप अगर आप इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस का में लेना, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। तो अगर ये 5 की बात हो गई, हरे शब्द आता दोस्तों तो यहां हो जाता इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। हरे दोस्तों, हरे दोस्तों HURRAH ये होता है ना, तो दोस्तों ये शब्द आ जाता 5 की जगह। तो दोस्तों आपकी शुरुआत इट इज मैटर ऑफ जॉय से कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक फियर भी होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये आपके विस्मयादिबोधक जिसे हम कहते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, तो इनकी शुरुआत फिक्स है। तो दोस्तों इसी प्रकार 5 आ गया है तो दोस्तों ये इसमें आपको फिक्स है कि इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट से आपको इसकी शुरुआत करनी है। इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर ए थीफ, मतलब आप चोर है, आप पर दावा लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 66 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 67 है, आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट यू हाफ वे। दोस्तों इसमें आपको ये मुहावरा है, आपके फ्रेजेज है, आपको इसका सही शब्द देखना है किसमें है। टू मीट यू हाफ वे, तो इसका सही उत्तर कौन से में है, कम टू ए कंप्रोमाइज विथ यू, कम टू फाइट विथ यू, फाइट तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। कम टू ए कंसेंट विथ यू, कम टू ए मीटिंग, तो दोस्तों यहाँ मीटिंग नहीं है। आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट यू हाफ वे, मतलब आधे रास्ते में अगर आप मिलते हैं तो उसके लिए, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कम टू ए कंप्रोमाइज विथ यू, मतलब मैं आपसे जरूर मिलूंगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 68 है, ही इज नॉट वर्थ हिज साल्ट। तो दोस्तों क्वाइट स्पाइसी, वैल्यूएबल, क्वाइट वर्थलेस, क्वाइट सस्पिशियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वाइट वर्थलेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब अपनी चुप्पी तोड़ना, उसके संबंध में टू बी कीप क्विट मतलब शांत रहना बिल्कुल नहीं होगा। टू स्पीक फ्लुएंटली, टू ब्रेक द आइस विथ हैमर, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, लंबे समय के बाद में, चुप रहने के बाद में अपनी चुप्पी तोड़ना, मतलब टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से साइलेंस आप हैं और अपनी चुप्पी तोड़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चुप्पी तोड़ने का अर्थ कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। प्रश्न संख्या 70 है दोस्तों, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड ये होता है दोस्तों सभ्य व्यक्ति या नैतिक व्यक्ति या सभ्य व्यक्ति जिसे कहते हैं। तो ब्लू ब्लड का सही अर्थ किसमें आ रहा है आपको ये बताना है। तो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होता है, क्लेवर, एरिस्टोक्रेटिक और इविल नेचर्ड। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक, जो बोलने में मतलब मीठा हो या कहते हैं ना सभ्य व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां आपको दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड, आपको सही शब्द है वो काम में लेना है। तो प्रश्न सिंह होता है, द टीचर खालिस्तान एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से कोई तथ्य अगर आप लेते हैं तो दोस्तों उसको बताना है कि यहाँ कौन सा शब्द है, साइटेड, साइट, साइटेड और साइट। साइट यानी दोस्तों इसका होता है स्थल, और इस साइटेड का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को सामने लाना या तथ्य को प्रस्तुत करना या तथ्य के बारे में मतलब वकालत करना। तो साइटेड, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटेड, मतलब द टीचर साइटेड एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के किसी इतिहास के किसी तथ्य को वह उजागर कर रहा है। प्रश्न संख्या 72 है, ही डज नॉट बिलीव इन वर्शिप आइडल, आइडियल, आइडल, इडियट। तो दोस्तों यहाँ वर्शिप इन प्रार्थना की बात हो रही है, तो यहाँ आइडल यानी होता है दोस्तों आपके मूर्ति पूजा, मूर्ति। तो वर्शिप यानी हो गया प्रार्थना, और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। ही डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइडल। प्रश्न संख्या दोस्तों 73 है, दुर्गा खालिस्तान 2 kg एप्पल फॉर 100 रुपीज। तो दोस्तों यहां है ब्रोट, ब्राइट, ब्राइट, बोट। तो दोस्तों यहां दो चीजें होती, एक होता है ब्रिंग, आपके BRING, ब्रिंग यानी होता है दोस्तों लाना। एक होता है बाई, सॉरी दोस्तों कुछ समस्या हो रही थी। तो दोस्तों मैं दोबारा बताऊं कि प्रश्न के 73 में दुर्गा, ब्रॉट, ब्रिट, ब्राइट, ब्राइट, बोट। तो दोस्तों दो वर्ब होती है, एक होती है बाई, बाई यानी होता है खरीदना, एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लेकर आना।
तो दोस्तों यहाँ लेकर आने की सेंस है वो आ रही है। दुर्गा ब्रोट या ब्रिंग 2 kg एप्पल फॉर 100 रुपये, मतलब दुर्गा ने 100 रुपये में 2 किलो एप्पल लेकर आई। दुर्गा 100 रुपये में 2 किलो सेव लेकर आई। तो यहाँ लेकर आने की बात है। तो दोस्तों लेकर आने के लिए दोस्तों यहाँ कौन सी जो वर्ब काम में आती है दोस्तों, ब्रिंग शब्द आती है। ब्रिंग की जो दोस्तों सेकंड आपकी वर्ब है दोस्तों तो ब्रोट होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 73 में ए। प्रश्न संख्या 74 है दोस्तों, ही इज नॉट खालिस्तान फॉर द पोस्ट। इलिजिबल, इलिजिबल आपको इलिजिबल की सही फॉर्म यूज में लेनी है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी इलिजिबल। ही इज नॉट इलिजिबल फॉर द पोस्ट, मतलब यह इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन हु डाइज, मतलब वह व्यक्ति जो मर जाता है या शहीद हो जाता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, फॉर ए नोबल क्यूज। दोस्तों इसमें मतलब नोबल या दोस्तों नैतिक कार्यों के लिए जो शहीद हो जाता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए आपको वन वर्ड काम में लेना है। तो दोस्तों इसमें मार्टियर ऑप्शन नंबर 1 है मार्टियर। दोस्तों मार्टियर का मतलब होता है शहीद होना। तो दोस्तों जो नोबल क्यूज के कारण जो क्या हो जाता है, वन हु डाइज जो मर जाता है उसे शहीद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मार्टियर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है दोस्तों, द फ्लावर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड। जो फ्लावर्स होते हैं पार्टिकुलर रीजन ही होता है दोस्तों, विशेष कार्य में काम में लेने के लिए उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, फोना, बैंक्वेट, फ्लोरा, फ्रेजाइल। दोस्तों इसमें फोना शब्द सही हो जाएगा। तो मतलब जो विशेष कार्य के लिए जो फूल होते हैं उसको मतलब कहते हैं द फ्लावर्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फोना। इसमें अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है लूनार। लूनार, लूनार यानी दोस्तों चंद्रमा। तो दोस्तों सीधा सा प्रश्न बात है ऑफ द मून। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 78 है, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। राइट यानी होता है दोस्तों अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद की सरकार या स्वायत्त शासी सरकार। तो दोस्तों स्वायत्त शासी सरकार का यहाँ जो विकल्प है इनमें से कौन सा हो जाएगा, आपके ऑटोनोमी, मतलब डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑटोनोमी सरकार को दोस्तों क्या कहते हैं, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वतंत्र सरकार या स्वायत्त शासी सरकार जो अपने हाथों में हो तो उसे कहते हैं किसी बाहरी मतलब ताकत पर उसका अधिकार नहीं होता। नंबर 79% है एट्रोसिटी फाइंड सिनोनिम। आपको एट्रोसिटी शब्द है इसका सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द है वो आपको बताना है। तो दोस्तों एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना। तो अत्याचार करना इसमें वार, एनिवी, जियोलॉजी, वायलेंस। तो दोस्तों वायलेंस यानी होता है हिंसा और एट्रोसिटी यानी होता है अत्याचार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वायलेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग फाइंड द करेक्ट सिनोनिम। दोस्तों यहां आपको करना क्या है, मतलब वी मस्ट, वी यानी होता है दोस्तों हम, मतलब हमें मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है दोस्तों बचना या बंद करना। रिफ्रेन यानी बचना, मतलब हमें स्मोकिंग से बचना चाहिए, ये बात है। तो इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है रिफ्रेन शब्द का, डेसिस्ट, यूज टू रिमूव लव। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों बंद करना या रोकना। अगला प्रश्न है, शी इज प्रीटी इंस्पायर्ड यंग लेडी, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दोस्तों आपको अंडरलाइन जो वर्ड है इंस्पायर्ड, दोस्तों इसका आपको सिनोनिम वर्ड ढूंढना है। शी इज प्रीटी इंस्पायर्ड यंग लेडी, इसका मतलब होता है दोस्तों वह बहुत बदसूरत युवा महिला है। तो इंस्पायर्ड का दोस्तों आपके सिनोनिम हो जाएगा डल यानी नीरस या कुंठित, जो सुंदर न दिखती हो। प्रश्न संख्या 82 है दोस्तों, करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द वर्ड एक्सोडस। दोस्तों जो एक्सोडस शब्द है इसका मतलब होता है अधिक, बाहुल्य, अधिकता या बाढ़ कह सकते हैं इसको। तो एक्सोडस का जो आपके सही एंटोनिम्स है विलोम शब्द है इन्फ्लुक्स हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में दोस्तों आपको चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट, मतलब आपको इनमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना है, मतलब उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने हैं। हिंदी में कहें तो द टीम दैट ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द चैंपियन। चैंपियन शब्द में आपको प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना है, तो इसका हो जाएगा चैंपियनशिप। आगे बात करें दोस्तों तो नेचुरल, इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपके अननेचुरल, नेचुरल, अननेचुरल। प्रश्न संख्या 85 है कंटिन्यू, इसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना है दोस्तों, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। प्रश्न संख्या 86 है दोस्तों, हिज फर्नीचर नीड्स टू बी रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, रिपेयर्स। हिज फर्नीचर नीड्स टू की वजह से दोस्तों यहाँ आपको रिपेयर्ड है वो वर्ब काम में लेनी पड़ेगी, तो यहाँ रिपेयर्ड हो जाएगा, हिज फर्नीचर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 87,
12 इंचेज, इंचेज ये बहुवचन आ गया दोस्तों यहाँ, मेक फुट, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 12 इंचेज मेक ए फुट। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अब आपको आर्टिकल लेना है, तो यहाँ हो जाएगा ए आर्टिकल। प्रश्न संख्या 88 है, आई हेट द पीपुल हु टेल खालिस्तान लाई। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए, आई हेट द पीपुल हु टेल ए लाई, मतलब मैं उन व्यक्तियों से घृणा करता हूं जो झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 89 है, विच इज खालिस्तान मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। तो दोस्तों इसमें, तो दोस्तों यहां टू सिस्टर्स की बात हो रही है और यह कंपेरेटिव डिग्री को काम में लिया गया है, और विच इज मतलब इनमें से कौन सी ज्यादा सुंदर है इसकी बात हो रही है। तो दोस्तों यहां अगर हम एक में, यहां पहली में आपको पता है यहां द लेंगे, विच इज द मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि दोस्तों ये फिक्स हो गई है तो फिक्स आर्टिकल होगा द। तो दोस्तों इसमें द आएगा तो इन दोनों महिलाओं के पहले भी द आएगा, क्योंकि महिलाएं फिक्स हो गई है। तो दोस्तों यहां हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द और द। वाच इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 90 है, ही इज नॉट खालिस्तान होम। दोस्तों आपको यहाँ प्रीपोजिशन काम में लेना है, तो छोटे स्थानों के लिए एट काम में आता है दोस्तों, आप सबको पता है, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करते हैं, एट और इन। तो यहाँ होम है वो छोटा स्थान है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एट, ही इज नॉट एट होम। प्रश्न संख्या दोस्तों 91 है, डिस्पाइट ऑफ ए गुड मानसून द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट ग्रो। करेक्ट द अंडरलाइंड प्रीपोजिशन। दोस्तों आपको यहाँ जो ऑफ शब्द है यहाँ करेक्ट आपको प्रीपोजिशन कहाँ में लेना है। प्रीपोजिशन तो दोस्तों यहाँ सही है, लेकिन इसके साथ में कोई शब्द आएगा उसको बताना है। तो दोस्तों डिस्पाइट, डिस्पाइट रिमूव ऑफ, इसमें उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर, मतलब नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, द पीपुल एमोंगेस्ट इन विथ। दोस्तों यहाँ पीपुल शब्द आता, केवल पीपुल आता तो हम बात कर सकते थे कि अधिक लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ द आर्टिकल लगने से दोस्तों जो आप यहां है विथ का आपको काम में लेना पड़ेगा। जो द पीपुल आने के कारण दोस्तों यहां विथ जो आपका प्रीपोजिशन है उसको काम में लेना होगा। नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर विथ द पीपुल, मतलब इन लोगों से क्या है, मतलब लोकप्रिय है। अगला प्रश्न दोस्तों 91, प्रश्न संख्या 91 है, डिवाइड हाफ नोट खालिस्तान पार्ट्स। तो दोस्तों डिवाइड, दोस्तों किसी भी चीज को डिवाइड करो, इसके बाद में आपको इनटू काम में लेना है। सबसे पहली बात, डिवाइड इनटू हाफ नोट इन पार्ट्स। दोस्तों ये मतलब इन पार्टों में, तो इसका मतलब हो जाएगा डिवाइड इनटू हाफ नोट इन पार्ट्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, दैट वुमेन इज लीन, यह महिला है पतली है, और पतली भी बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग भी बता रहे हैं, ये विरोधाभासी सेंटेंस है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम यहां आपको देखना है कि सबसे अच्छा आपका डिटरमाइनर है कौन सा है। तो दोस्तों टू एंड बट विथ, तो दोस्तों ये बट आ जाएगा कि दैट वुमेन इज लीन बट स्ट्रॉन्ग, वह यह है महिला पतली है लेकिन शक्तिशाली है या स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, महेश इज ग्रीगेरियस स्टिल ही हैज खालिस्तान फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहां बात हो रही है महेश इज ग्रीगेरियस, मतलब महेश एक घमंडी व्यक्ति है, स्टिल इसलिए ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। दोस्तों इसमें फ्यू इसलिए आया, फ्यू का यहां मतलब होता है, फ्यू का काम कहां लेते हैं, फ्यू ए फ्यू द फ्यू में क्या अंतर है। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर या बहुत कम होना, ए फ्यू का मतलब होता है कि पर्याप्त जितना चाहिए उतना, और द फ्यू का मतलब है पूर्ण रूप से अधिकता। तो दोस्तों यहां महेश इज ग्रीगेरियस, महेश घमंडी है, इसलिए ही हैज उसके पास है फ्यू फ्रेंड्स, मतलब बहुत कम फ्रेंड्स है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्यू। दूसरी बात, फ्यू का प्रयोग है वो संख्यात्मक रूप से गणनीय जो वस्तुएं या संज्ञा होती है उनमें काम में लेते हैं, नहीं तो लिटिल काम में आता है। प्रश्न संख्या 96 है, देयर इज खालिस्तान होप ऑफ हर रिकवरी। दोस्तों यहां है होप एंड आशा ऑफ हर रिकवरी, मतलब उसके रिकवर होने का या उसके स्वस्थ होने की संभावना क्या है, कितनी है। तो दोस्तों जहां होप आ जाए ये फिक्स समझ लो आप दोस्तों, याद रखना, अगर उसके ठीक होने की उम्मीद कम है तो उम्मीद कम है, तो दोस्तों होप, होप यानी होता है आशा। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा होप से पहले लिटिल को काम में लेना है। लिटिल यानी होता है दोस्तों बहुत कम संभावना है, मतलब उसके रिकवर होने की बहुत कम संभावना है। दोस्तों आगे बात करें, लिटिल और फ्यू में आपको एक अंतर समझना है। लिटिल है उसको आप मतलब अगणनीय जो वर्ब होती है वहां काम में लेना है, और फ्यू का प्रयोग है दोस्तों आपको जहां जो नाउनेबल काउंट होती है, जिनको हम गिन सकते, उनकी जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वहां पर इनका काम आता है। प्रश्न संख्या 97 है,
मनु इज ग्रेटर देन रवि, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसको नेगेटिव में बदलना है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपको इसको नेगेटिव में बदलना है तो इसमें इसका अर्थ वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो इसका उत्तर दोस्तों मैं बताऊं आपको तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि इज नॉट सो ग्रेट एज मनु। इसमें क्या बताया, मनु इज ग्रेटर देन रवि, मनु मनु है वो ग्रेट है, किससे, रवि से ग्रेट है। तो यहां भी ये देखो, रवि इज नॉट सो ग्रेट एज मनु, मतलब मनु जितना ग्रेट नहीं है। प्रश्न संख्या 98 है, आई विश आई वर यंग अगेन, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं वापस यंग हो जाऊं, मतलब दोबारा जवान हो जाऊं। तो दोस्तों इसको आपको चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको काम में लेना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके बी, इफ ओनली, मेरी केवल यही इच्छा थी, आई वर यंग अगेन, मैं मतलब दोबारा से जवान हो जाऊं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, आई नेवर हेट माई कंट्री। आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। तो दोस्तों यहाँ नेवर है, तो दोस्तों आपको अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना हो और वाक्य में नेवर का प्रयोग हो तो दोस्तों आपको नेवर और उसके बाद में जो वर्ब आ रही है इसको उल्टा कर देना है। नेवर का विलोम शब्द लगा देना है और हेट का भी विलोम बदल देना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, आई ऑलवेज। आई ऑलवेज मतलब ऑलवेज नेवर का विलोम शब्द है, हेट का विलोम शब्द है लव। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, तो इसका मतलब ये होगा मैं हमेशा लव करता हूं मेरे देश से। आई नेवर हेट माई कंट्री मतलब मैं अपने देश से कभी घृणा नहीं करता। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस का अर्थ क्या सेम है। प्रश्न संख्या 100 नंबर है दोस्तों, हु डज नॉट लाइक टू बी पेज्ड। तो दोस्तों आपको इसको एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी पेज्ड। तो दोस्तों ये हो गया हमारे अंग्रेजी के 50%। अब दोस्तों आगे बात हो रही है 50 जो जनरल नॉलेज के प्रश्न आएंगे आपके हाईकोर्ट एलडीसी में, तो दोस्तों उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों अब जो आगे के प्रश्न है वो प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित होंगे तथा करंट अफेयर से संबंधित होंगे, जो कि आपके हाईकोर्ट एलडीसी में काम के होंगे। तो दोस्तों 101 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कब किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके 22 अगस्त 2020। दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो ये इसके तहत दोस्तों जो आपके हाईकोर्ट में जो मामले बढ़ गए थे कोरोना कोविड-19 दोस्तों इसका प्रकोप था, तो उसके चलते प्रकरण में ज़्यादा लंबा समय लग रहा था। तो दोस्तों ऑनलाइन लोक अदालत का गठन किया गया 22 अगस्त 2020 को। इसमें लगभग 40,000 प्रकरण है वो दोस्तों सामने आए, उनको दोस्तों निपटारा किया गया। और इसके लिए दोस्तों 350 बेंच है वो गठित की गई और जो लंबित प्रकरण थे जो पीछे के उनको शीघ्र निस्तारण किया गया। दोस्तों जो ये जीके के प्रश्न है, आप दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें और बाद में निर्णय लें कि आप आगे आपको इस जो हमारी क्लास होगी उसको पढ़ना है या नहीं। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कम से कम एक बार इस क्लास को जरूर देखें। प्रश्न संख्या 102 है, 1 मिनट, 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु किस अकादमी का गठन किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपके हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। तो दोस्तों बात करें जो बजट घोषणा 2019-20 थी, इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है इन्होंने घोषणा की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है बाल साहित्य अकादमी है, इसका गठन किया जाएगा। दोस्तों ये आपके कला साहित्य संस्कृति व पुरातत्व विभाग के अंदर इस अकादमी का गठन किया गया है और इसका गठन है दोस्तों 13 जुलाई 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। दोस्तों इसका गठन किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 100, तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 103 है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है। गरीब कल्याण दोस्तों कोविड-19 की वजह से क्या है, राजस्थान से बाहर के जिलों में जब जो हमारे मजदूर थे राजस्थान के वो बाहर से आए तो बेरोजगार हो गए, उनको खाने पीने की नौबत आ गई। तो दोस्तों सरकार ने इनकी सहायता एक स्कीम लाई, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित दोस्तों ये स्कीम है जो राजस्थान के लगभग दोस्तों 22 जिलों में कार्य कर रही है। दोस्तों 22 जिलों में काम करने के अलावा दोस्तों इनका प्लान था कि एक ऐसी योजना लाई जाए जिसमें कम से कम 125 दिन लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा कोविड-19 के कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी थी उसको समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य इस योजना का था। दोस्तों ये योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है जो कि राजस्थान के 22 जिलों में है और लगभग 125 दिन रोजगार देना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है।
दोस्तों वैसे बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों बात करें नरेगा की, तो दोस्तों वर्तमान में नरेगा के तहत जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको 220 रुपये सैलरी मिल रही है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेट होता है उसको 235 रुपये सैलरी है। ये मिनिमम सैलरी है दोस्तों, ग्रोस नहीं है, कम से कम इतनी सैलरी आपको मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपके ये नरेगा योजना है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और 2 फरवरी 2006 को दोस्तों ये भारत देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी। कितनी जिलों में? 200 जिलों में। इसके अलावा दोस्तों बात करें 2007-8 में इसका कुछ विस्तार किया गया और 2007-8 में लगभग 130 जिलों में को और ऐड किया गया। और इस प्रकार आगे जाकर 2008 में इस नरेगा का योजना का नाम है वो लगभग 1 अप्रैल 2008 1/4/2008 को दोस्तों इस योजना का नाम है मैं नरेगा कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों केवल नरेगा योजना थी, बाद में इसमें महात्मा नाम है और जोड़ दिया गया, तो नरेगा से मैं नरेगा इसका नाम हो गया। और दोस्तों ये 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाना राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। पर्सन संख्या 105 है दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क दोस्तों ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। आप सबको पता है भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो भंडार है वो भारत में राजस्थान है। और राजस्थान में भी देखा जाए तो अधिकांश जो सौर ऊर्जा है वो दोस्तों जैसलमेर जिला इसके लिए बहुत ही अनुकूल है और ये हमारे लिए दोस्तों वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों इसके तहत आपको जो जब आप कनेक्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको सब्सिडी दी जाती है, 65% आपको सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों इसको स्थापित करना बहुत ही ईजी है और आपको इसमें बिल भी नहीं भरना पड़ता। और आप अगर इसका बड़े क्षेत्र पर इसका उत्पादन करते हैं तो आप दोस्तों इस बिजली को बेच भी सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। राजस्थान बजट 2020-21 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर राज्य के खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों प्रश्न संख्या 106 का उत्तर हो जाएगा आपके 3 करोड़। दोस्तों आप अगर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो दोस्तों आपको 3 करोड़ रुपए की जो राशि है पुरस्कार की राशि आपको दी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। जनवरी 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? दोस्तों जनवरी 2020 की बात हो रही है, जयपुर में हुआ था लिटरेचर दोस्तों साहित्य जो आप अकादमी के द्वारा दोस्तों साहित्य जो आपका सम्मेलन हुआ था उसकी बात हो रही है। तो ये कितने नंबर का था ये पूछा जा रहा है। ये 13वें नंबर का सम्मेलन हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 108 है दोस्तों। कोविड-19 के तहत दोस्तों राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान दोस्तों इसके तहत लोगों को जागरूक किया गया, हॉस्पिटल में सुविधाओं को बढ़ाया गया तथा हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की गई और सुविधाएं वो लगातार आमजन तक पहुंच उनकी है सुलभ हो, इसके लिए भी बहुत प्रयास किए गए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो निरोगी राजस्थान अभियान में शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 17 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान से लोकसभा में कितनी महिला सदस्य चुनी गई हैं? राजस्थान से लोकसभा में दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो भारत है, भारत की संसद में दोस्तों कुल सीटें थी वो कितनी है? 552 में से दोस्तों 545 सीटें हैं, वही वर्तमान में इनकी कुल संख्या है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या 543 भी है। तो इनमें अंतर क्या है? 543 वर्तमान में राजस्थान भारत के राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 543 सीटें हैं, प्लस 2 सीटें एंग्लो इंडियन की है, प्लस में दोस्तों आपकी जो 7 सीटें बचती है वो जम्मू कश्मीर पीओके से संबंधित है जिनसे कोई भी सदस्य नहीं आता। दोस्तों आगे बात करें इस प्रकार जो राजस्थान से पूछा गया है कि राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की सीटें कुल इनकी संख्या 25 है और 25 में से कितनी महिला है, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो दोस्तों राजस्थान से इनकी महिलाओं की संख्या है 3 दोस्तों, 3 महिलाएं वो राजस्थान से लोकसभा में सदस्य चुनी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 है। प्रश्न संख्या 110 है। पद्म पुरस्कार 2020 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार 2020 की बात हो रही है, राजस्थान कितने व्यक्ति पद्मश्री सम्मान से सम्मानित? तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 5 थी दोस्तों। आगे बात करें प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? दोस्तों आपको बताना है कौन सा शासक है वो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा वत्सराज है वो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, बल्कि कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह इनका संबंध जालौर के चौहान वंश से था दोस्तों। प्रश्न सिंह दोस्तों हमारा 112 है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट में वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बना सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो आपके हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 मौर्यकालीन सभ्यता के जो आपको अवशेष मिले हैं बेराट जयपुर में, जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, विराटनगर भी कहा जाता है इसको। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 113 है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा जो अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके गोचुंडी अभिलेख। दोस्तों गोचुंडी अभिलेख का संबंध राजस्थान के बेराट जयपुर से है। दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 114 है कि चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत राजस्थान की लोक गायन की शैली है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये टोंक जिले की प्रसिद्ध है चार बेत लोक गायन शैली। अगला प्रश्न बात करें 115 नंबर, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख बनाया गया? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेवाड़ है इसको कौन से चरण में मिलाया गया? तो दोस्तों इसको तीसरे चरण में, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, उनमें से तीसरा चरण था। तीसरे चरणों में दोस्तों इस मेवाड़ को दोस्तों मिलाया गया। और दोस्तों दूसरा चरण था उसमें भीम सिंह जो कि कोटा के थे उसको राज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन कोटा के बाद में दोस्तों मेवाड़ को मिलाने पर मेवाड़ राज्य को राजी करने के लिए भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और ये तीसरा जो चरण है ये कब हुआ था दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 1948 दोस्तों इस तारीख को ये तीसरा चरण है वो हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे और राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, भीम सिंह कोटा नाराज हो गए तो उनको वरिष्ठ राज प्रमुख है वो बनाया गया दोस्तों, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। प्रश्न संख्या 116 है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं भूल गया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख बनाया गया? तीसरे चरण में। प्रश्न संख्या 116 है, माधोराजपुरा का किला स्थित है फागी, चोमू, शाहपुरा, चाकसू। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 116 में उत्तर हो जाएगा फागी। दोस्तों ये आगे बात करें प्रश्न संख्या 117 की, सन 1817 ईस्वी में किन किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी? तो आपको बताना है 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशनगढ़, करौली और कोटा ने 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी। अगला प्रश्न 118, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों सब जानते हैं सोमेश्वर मंदिर है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और ये कहाँ है? किराडू बाड़मेर में। और दोस्तों जो ये मंदिर है सोमेश्वर मंदिर दोस्तों ये किस भगवान को समर्पित है? सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान का ये खजुराहो कहलाता है तो मिनी खजुराहो भी है दोस्तों, मिनी यानी छोटा खजुराहो। तो दोस्तों भंडदेवरा जो मंदिर है 12 जिले में उसको मिनी खजुराहो कहते हैं, वो भी शिव भगवान को समर्पित है जो कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 119 है, प्रश्न संख्या हमारा 119 है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग प्रातः काल, दोपहर काल, संध्या काल, रात्रि काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा संध्या काल। दोस्तों प्रश्न संख्या 120 है, नेजा क्या है? नेजा आपको बताना नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध, मंदिर का गर्भगृह। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी की जो पताका है, रामदेव जी की जो ध्वजा है उसे दोस्तों नेजा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121 है, रक्षाबंधन सब जानते हैं क्या होता है? रक्षाबंधन त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। दोस्तों शुक्ल यानी होता है जो बाद में पक्ष आता है। दोस्तों प्रत्येक महीने में जो हमारा हिंदू पंचांग इसमें 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जो महीने के पहले 15 दिन जिस आप कहते शुक्ल, एक कृष्ण पक्ष किन के कृष्ण यानी होता है काला, मतलब आप मारवाड़ी में कहते कृष्ण यानी काली राता, और शुक्ल यानी होता है सफेद, मतलब सफेद राता मतलब चांदनी राता। तो दोस्तों बात करें भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, श्रावण कृष्ण दशमी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रावण पूर्णिमा को। तो दोस्तों रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 122 है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां से प्रश्न बन सकता है, ये आपके टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक शामिल है, यहां से कोई भी प्रश्न है वो बन सकता है। तो कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है आपको यह बताना है। तो दोस्तों कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 122 का 20 ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, कावड़ कला
कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित होती है? दोस्तों इसका संबंध है वो लकड़ी से होता है। और राजस्थान में कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, जो कि लकड़ी के ऊपर नक्काशी, मतलब वो उसके लकड़ी के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। तो हाथ से जो कलाकारी है उसने डिजाइन बनाकर वहां पर भगवान की मूर्ति है या अच्छे प्रकार के कोई फूल वगैरह है, जो बेल बूंटे हैं वो आदि बनाकर दोस्तों लकड़ी को सजाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कावड़ कला। और दोस्तों इसमें मंदिर, छोटे लकड़ी के मंदिर है या कुछ और भी जो साजो सामान होते हैं उनको बनाया जाता है। प्रसन्न सिंह के दोस्तों 124 है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी है, इसके किसको माना जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 125 है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और पूरी संभावना है इस बार भी एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों प्रश्न है, चंद्र बरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अग्निकुल के वंश का सिद्धांत। दोस्तों बात करें विदेशी वंश का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दोस्तों आपके दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा दोस्तों जो डी.आर. भंडारकर थे, उन्होंने भी दोस्तों जो राजपूतों को गुर्जर मानते हुए इनकी उत्पत्ति श्वेत हूणों से मानी थी, जो कि श्वेत हूण भी कौन थे? दोस्तों विदेशी शासक थे। तो दोस्तों विदेशी शासक की बात की जाए तो एक तो आता है कर्नल जेम्स टोड, जो मुख्य रूप से इनको विदेशी शासक मानते हैं और उनकी राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं? कुषाण, शक और हुणों से मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक है चंद्रवंशीय और सौरवंशीय यानी सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय या सूर्यवंशीय सिद्धांत। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ। जो हमारे एक व्यक्ति थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तो दोस्तों इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशीय या चंद्रवंशीय मानी है। दोस्तों ये सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय है क्या? जो रघुकुल, जो श्री राम से संबंधित जो कुल था, उसी वंश से उत्पत्ति राजपूतों की मानते हैं। कौन मानते हैं? चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय सिद्धांत है। और यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक आता है आपके ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत का प्रतिपादन भी दोस्तों डी.आर. भंडारकर ने किया था और उन्होंने कहा कि कुछ राजपूत है वो विदेशी वंशों से संबंधित है, बल्कि कुछ राजपूत किससे संबंधित है? उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। यह भी माना है। किसने माना है? डी.आर. भंडारकर ने। कौन सा सिद्धांत दिया? ब्राह्मण वंशीय होने का सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न था हमारा चंद्र बरदाई द्वारा राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों अग्निकुल का जो सिद्धांत है, इसके तहत 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं। प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, और दोस्तों चालुक्य हो गया, और दोस्तों एक कौन बच गया? चौहान बच गया। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार है। किसके हैं दोस्तों? चौहानों के 4 जो ये कुल हैं। दोस्तों इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? अग्निकुल के सिद्धांत से। दोस्तों एक ऋषि का नाम था ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने दोस्तों एक यज्ञ किया था और उसी यज्ञ कुंड से दोस्तों यज्ञ करते समय दोस्तों उस ऋषि वशिष्ठ को राक्षस है वो परेशान करते थे, और उन्हीं राक्षसों से यज्ञ को बचाने के लिए दोस्तों ऋषि वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति है वो की थी। किसके लिए? राक्षसों का संहार करने के लिए। यह माना जाता है अग्निकुल के वंश के सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों इसका प्रतिपादन चंद्र बरदाई ने किया। कहां किया था? अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। दोस्तों ये चंद्र बरदाई ये किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रश्न संख्या 126, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन है, इसका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। आपको ध्यान होगा कि बेंगू किसान आंदोलन है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था और 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्यों हुआ था? बेगार प्रथा के विरोध में दोस्तों ये आपका जो किसान आंदोलन हुआ था। दोस्तों इसकी शुरुआत में इसका अध्यक्ष है वो रामनारायण चौधरी थे, जो कि सीकर जिले से संबंधित थे। इसके अलावा दोस्तों बाद में जो विजय सिंह पथिक है ये भी इन्होंने भी इसकी अध्यक्षता की और बागडोर संभाली थी। इस प्रकार 1921 में शुरुआत हुई और 1922 में दोस्तों एक समझौता होता है किनके बीच में? अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में। दोस्तों इस समझौते के इसको बोल्शेविक संज्ञा दी गई। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में जो किसान थे वो नाराज थे और 13 जुलाई 1923 को दोस्तों गोविंदपुरा गांव में एक किसानों का सम्मेलन रखा जाता है, जहां पर जो इंग्लिश बटालियन है दोस्तों सेना के द्वारा गोली चलाई जाती है। और इस गोली कांड में दोस्तों रूपा जी और कृपा जी धाकड़ दोस्तों ये दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इस
मृत्यु में जो गोलियां चली है या आदमियों की मृत्यु हुई है, इसकी जांच करने के लिए दोस्तों ट्रेंच कमीशन की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों रूपा जी और कृपा जी की मृत्यु के बाद में जो ये बेगार प्रथा है, इसको बंद कर दिया गया। इस प्रकार 1923 के अंत में इस आंदोलन को मतलब रोक दिया गया, क्योंकि रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हो जाती है और बेगार प्रथा को बंद कर दिया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 127, चौरी कर की राशि कितनी निर्धारित की गई है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, फैक्ट है एक, वैसे सिंपल तो नहीं, हिस्ट्री के प्रश्न सारे सरल भी होते हैं कठिन भी होते हैं। तो दोस्तों चौरी कर की राशि 5 रुपये थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है। दोस्तों एक होता है चारण कवि, एक होता है भाट कवि। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चारण कवि पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों थे, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का, वहां कौन थे, चारण कवि। और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी है, उनकी भाषा डिंगल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चारण कवि, डिंगल, पश्चिमी राजस्थान। दूसरी बात करें, पिंगल पूर्वी राजस्थान और भाट कवि। साहित्य दोस्तों ये क्या है, कवि क्या करते थे, साहित्य की रचना करते थे। और इस साहित्य की रचना है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में डिंगल भाषा में चारण कवियों के द्वारा की जाती थी। जबकि दोस्तों राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें पिंगल भाषा में पूर्वी राजस्थान में साहित्य की रचना की जाती थी। किनके द्वारा, भाट कवियों के द्वारा। यही दोनों में अंतर है, पश्चिमी राजस्थान में चारण कवि है, पूर्वी राजस्थान में भाट कवि है। ये चारण कवि भाट कवि, यही अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोरनिया क्या है। तो दोस्तों कोरनिया है एक प्रकार का वधु के मामा द्वारा दी जाने वाली पोशाक। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, अर्सी पहना जाता है। दोस्तों आपको बताना है अर्सी कहां पहना जाता है दोस्तों, हाथ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131 है दोस्तों, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जालोर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीकर में। पीथमपुरी झील कहां है, सीकर जिले में। आगे है प्रश्न संख्या 132, कणों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कहां, मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 134 है, राज्य में मैग्नीज मुख्यतः कहां पाया जाता है। तो दोस्तों राज्य में मैग्नीज कहां पाया जाता है, बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, नगाना गांव बाड़मेर गांव का संबंध किससे है दोस्तों, नगाना गांव बाड़मेर का संबंध है आपके खनिज तेल से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के कितने जिलों को रेगिस्तानी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के कितने जिलों को रेगिस्तानी घोषित किया गया, आपको यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है 12 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं, 12 जिले हैं जिनको क्या घोषित किया गया है, रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों ये 12 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सीकर। दोस्तों मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये रेगिस्तानी जिले कौन से हैं। दोस्तों आपके सामने मैंने एक मानचित्र रखा है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, इसके अलावा ये जालौर है, ये पाली है, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। तो दोस्तों ये जो जिले हैं इनको रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है और इनकी संख्या कितनी है, 12 है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी दिशा में जो स्थित है उन्हीं जिलों को दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 12 है। प्रश्न संख्या 137 है दोस्तों, संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से कितने राजस्थान में है। दोस्तों 142 जो डेजर्ट है उनमें से 85 डेजर्ट केवल राजस्थान में है। और डेजर्ट ब्लॉक का मतलब है सूखे क्षेत्र है, उनसे संबंधित जहां वर्षा कम होती है या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उससे संबंधित है दोस्तों। ये मतलब ब्लॉक बनाए गए हैं, इन ब्लॉकों में से 142 में से 85 ब्लॉक केवल राजस्थान में है। अब बात आती है प्रश्न संख्या 138 की, शीतलहर की दिशा होती है। शीतलहर दोस्तों आप सबको पता है उत्तरी पूर्वी दिशा से आती है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जाती है दोस्तों। मतलब जो जैसे ये मानचित्र होता है, माना कि ये राजस्थान है, तो दोस्तों इसमें जो आपकी शीतलहर होगी दोस्तों इस दिशा से इस दिशा की ओर बहेगी, लगातार इस प्रकार बहेगी दोस्तों, हिमालय की ओर से आएगी और इस दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 139 है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया, फरवरी 2010 में। दोस्तों बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है 141 नंबर, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है, मतलब क्षेत्र है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 141, राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है। तो दोस्तों टोडगढ़ अरावली जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं, राजसमंद, अजमेर और पाली। आगे बात करें दोस्तों,
प्रसन्न सिंह 142 है, ताल छापर और पनिहारा रण क्षेत्र स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में, एकदम सिंपल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में समीरी जिले, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है आपको ये बताना है। तो ये अलवर और सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रसन्न सिंह 144 है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा रेखा बनाने वाली नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों चंबल नदी। आपको यहाँ चंबल लिखना है दोस्तों, पार्वती की जगह आप चंबल है वो ट्रांसफर कर दीजिए। दोस्तों चंबल नदी की बात की जाए तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, जो कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर जिले में बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेड़च नदी का दूसरा नाम है। बेड़च नदी को दोस्तों दूसरा नाम आयड़ नदी भी कहते हैं, ये जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 146 है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? तो दोस्तों मेवाड़ भील कॉर्प है, इसकी स्थापना 1837 में की गई। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 146 की, किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक प्रश्न संख्या 147 है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा चोकला भेड़। दोस्तों चोकला भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी भेड़ की नस्लें हैं उनमें मगरा भेड़ को दोस्तों चक्री भेड़ भी कहते हैं, जो कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ है वो मारवाड़ में पाई जाती है। सोनारी नस्ल है भेड़ की, वो दोस्तों हड़ौती क्षेत्र या उदयपुर में पाई जाती है। इसके अलावा पुंगल भेड़ है वो बीकानेर में पाई जाती है। नाली भेड़ है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और जो विश्नोई संप्रदाय है, एक पर्सन इंपोर्टेंट बहुत ही है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय जिस संप्रदाय के लोग भेड़ को नहीं पालते या भेड़ पशु का पालन नहीं करते, तो दोस्तों वो कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो भेड़ का पालन नहीं करते। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148 है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झालावाड़ का। अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है दोस्तों, मतलब एक तरफ आपको परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है, तो दोस्तों इसको आपको मिलाना है, आपको इन दोनों को मिलाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा सी में, मतलब चोली परियोजना है ये राजस्थान के झालावाड़ में है। परवन परियोजना है ये दोस्तों परवन परियोजना 12 में है। इसरदा परियोजना है दोस्तों, इसरदा परियोजना सवाईमाधोपुर में है। और गंभीरी परियोजना है ये चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों इसका ये मिलान हो गया। दोस्तों दोबारा बता दूं मैं, चोली परियोजना झालावाड़ में, परवन है 12 में, इसरदा है सवाईमाधोपुर में, गंभीरी है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, माही, सुगंधा, कावेरी, चंबल आदि नाम है किस, जो कौन सा बीज है जिसके ये नाम है दोस्तों? तो ये दोस्तों चावल की किस्में हैं, माही, सुगंधा, कावेरी, चंबल आदि। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने 150 प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों ये आज की हमारी पहली क्लास है और इससे आगे आने वाली जो क्लास होगी वो इससे भी बेहतर होगी, ये मुझे पूरी आशा है दोस्तों, अगर आपका साथ रहा तो। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखिए। दोस्तों आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक प्रोत्साहन है, प्रत्येक कमेंट है, आपका विश्वास ही दोस्तों इस क्लास को अच्छी बनाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर भी दोस्तों इसमें कोई कमी है, आपको लगता है कि ये आपको इंप्रेस नहीं कर पाई है, तो दोस्तों कमेंट में लिखिए कि इस क्लास में क्या कमी रहेगी, समय को लेकर है, समझाने को लेकर है, या जो भी है आपका इश्यू हो वो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब हमारी जो हाईकोर्ट एलडीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो लगातार चलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो वनपाल और वनरक्षक भर्ती है उसकी भी टेस्ट सीरीज है, लगातार चलने वाली है। इसके अलावा रीट की है या कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है दोस्तों, इसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो दोस्तों उनको भी आप अगर उन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप उन भर्तियों की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।